देखिए, पहले पार्ट में हम भारतीय स्वतंत्रता का तीसरा चरण पढ़ रहे हैं, जिसमें गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है और गांधी जी गिरफ्तार कर दिए जाते हैं, और गिरफ्तार के बाद 1924 में आते हैं तो बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बन जाते हैं। इससे देश में निराशा की भाव छाया रहता है और कांग्रेस के लोग मतलब निराश रहते हैं। पूरे देश में ही एक अजीब तरह का माहौल रहता है। इसको लेकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में करते हैं चित्तरंजन दास यानी CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू। इस पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास होते हैं और महासचिव मोतीलाल नेहरू होते हैं। और इन्होंने अपना चुनाव में, प्रांतीय चुनाव हो रहा था, उसमें भाग लेने का निर्णय करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग चुनाव में भाग लें। लेकिन 1923-24 में नगर निकाय का चुनाव होता है, उसमें स्वराज पार्टी चुनाव में भाग लेती है और कुछ स्थानों पर विजय होते हैं। तो कलकत्ता के मेयर चुने जाते हैं CR दास, चित्तरंजन दास। अहमदाबाद के मेयर बनते हैं, अहमदाबाद नगर निगम के मेयर विठल भाई पटेल बनते हैं। पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और इलाहाबाद के मेयर जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी घटना होती है स्वराज पार्टी की, और सफलता ये कहेंगे सबसे बड़ी सफलता होती है कि केंद्रीय विधानसभा में 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ये स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी घटना थी, इनके सबसे बड़ी सफलता थी। 1925 में किसको? विठल भाई पटेल को स्पीकर चुना जाता है। उसके बाद 1925 में ही चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे ये स्वराज पार्टी समाप्त हो जाती है कि इनका नेता ही नहीं रहता है और कुछ लोग आगे नहीं आते नेतृत्व करने के लिए, जिससे ये स्वराज पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसके बाद जैसे कुछ गरम दल के लोग रहते हैं कांग्रेस के अंदर, वो निकलकर अपना एक उग्र पार्टी बनाते हैं, इसे HRA नाम दिया जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें प्रमुख होते हैं सचिंद्र सन्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग रहते हैं। और ये कानपुर में इसकी गठन होता है किस पार्टी की? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कहाँ होता है? कानपुर में। इसमें से सचिंद्र सन्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे ये क्रांतिकारी लोग रहते हैं। 1924 में इसका गठन करते हैं और इस दौरान ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगते हैं। HRA द्वारा ही एक लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन है, वहीं पे काकोरी ट्रेन एक्शन डे, जो वर्तमान नाम से जाना जा रहा है काकोरी ट्रेन एक्शन डे, यानी काकोरी ट्रेन डकैती को, उसमें ट्रेन में खजाना आ रहा था, सरकारी खजाना, और सरकारी खजाने को काकोरी ट्रेन पे लूट लिया गया। कब? 9 अगस्त 1985 को। तो 9 अगस्त 1985 को भारत के इतिहास में काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध है। 9 अगस्त 1985 को सरकारी खजाना आ रहा था और इसको लूट लिया गया। इस कार्य को कौन अंजाम दिया था? HRA के सदस्य। HRA के जितने सदस्य थे वो काकोरी ट्रेन में भाग लिए थे। इसमें से बहुत सदस्यों को आजीवन कारावास दिया गया, बहुत को देश से बाहर निकाल दिया गया, और इसमें से कुछ लोग थे जिनको फांसी की सजा हुई और इनको अंततः फांसी दे दी गई। इनमें कौन कौन से थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनको फांसी की सजा हुई और गोरखपुर जेल में इनको फांसी दे दी गई। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को। अशफाक उल्लाह खान थे, इनको भी फांसी की सजा होती है और फैजाबाद जेल में इनको फांसी दी जाती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे रोशन सिंह, इनको भी फांसी की सजा होती है और इलाहाबाद के नैनी के जेल में इनको फांसी की सजा दी जाती है। एक क्रांतिकारी थे राजेंद्र लहड़ी, इनको भी फांसी की सजा होती है और गोंडा जेल में इनको फांसी दे दी जाती है। ये किससे जुड़े थे? HRA से सभी लोग जुड़े हुए थे। तो HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा ही काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। उसके बाद ये संगठन भी समाप्त हो जाता है धीरे धीरे, लेकिन उसके बाद एक और नया संगठन HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 में इसका गठन होता है। कहाँ? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। और इसमें इसे गठन में मुख्य भूमिका निभाते हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HSRA का गठन होता है। ये तो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, यहाँ तक चलते रहता है और ये बहुत से कार्य करते हैं, क्रांतिकारियां गतिविधियां करते रहते हैं। उसके बाद साइमन कमीशन का गठन होता है। कहाँ? लंदन में।
साइमन कमीशन का गठन वो अपने समय से 2 वर्ष पहले कर दिया जाता है, समय से 2 वर्ष पहले कर दिया जाता है। किसका? साइमन कमीशन का। 8 नवंबर 1927 को 29 में होने वाला था, लेकिन वहां 2 पार्टियों की सरकार चलती है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, उसकी आशंका थी कि अगले चुनाव में अगर लेबर पार्टी सरकार बन जाती है तो वो अपने मन मुताबिक आयोग का गठन करेगी, इसलिए 2 साल पहले ही 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को गठन कर दिया जाता है। और साइमन कमीशन भारत कब आता है? कब आता है बताइए? लिखिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य थे और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये इसको श्वेत सदस्य भी कहा गया है, श्वेत आयोग। इसको श्वेत साइमन कमीशन को श्वेत आयोग कहा गया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य नहीं थे। इस कारण इनका विरोध होने लगा और भारत में हर जगह विरोध हो रहा था। इसी दौरान लाहौर में भी एक जुलूस निकला साइमन कमीशन के विरोध में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बोलिए। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। इस जुलूस का साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ नारा लगाते हुए चल रहे थे। उसी दौरान 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय पे क्या होता है? लाठी चार्ज होता है। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज होता है। उनके सिर में बहुत से गहरी चोट लगती है और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उनके साथ साइमन कमीशन के विरोध के दौरान उनके साथ भगत सिंह भी थे। भगत सिंह इसको देखते हैं और इसको सहन नहीं कर पाते हैं। इसका बदला लेने का उन्होंने निर्णय करते हैं और उस बदले के फलस्वरूप क्या करते हैं कि सैंडर्स की, अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर देते हैं 17 दिसंबर 1928 को। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह द्वारा 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। और भगत सिंह लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज कब होता है? इस डेट को याद रखेंगे, 30 अक्टूबर 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। विरोध हो रहा था 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज होता है। सैंडर्स की हत्या होती है 17 दिसंबर 1928 को। उसके बाद एक और कार्य होता है, केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड होता है। बम कांड के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण 2 कानूनों पे बहस चल रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पे बहस चल रही थी। भगत सिंह सोचे कि अंग्रेज के कान बहरे हो गए, इनको सुनने के लिए धमाके की आवश्यकता है। तो इसी दौरान जब बहस चल रही थी, इसी दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया। और बम ऐसी जगह फेंका गया, खाली जगह पे, कि उन्होंने चाहते थे कि कोई हताहत न हो, केवल धमाका करना चाहते। तो उन्होंने कौन 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह द्वारा कहा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया। और इस दौरान किस बिल पे बहस चल रही थी? तो ट्रेड डिस्प्यूट और सेफ्टी बिल पे बहस चल रही थी। ठीक, इसी कांड में ये दोनों पकड़े जाते हैं, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। इन पे मुकदमा चलता है और मुकदमे के दौरान ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिए माना जाता है, इनको राजनीतिक कैदी नहीं माना जाता है। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी की सजा हो जाती है, फांसी दे दी जाती है। कब? 23 मार्च 1931 को। लेकिन इससे पहले देखिए कि जो एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, वो कहे थे कि मैं अंग्रेजों को कभी पकड़ में नहीं आऊंगा। वो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। कब? 27 फरवरी 1931 को। जो HSRA के निर्माणकर्ता थे, ये कभी पकड़ में अंग्रेजों के नहीं आते हैं। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हो जाती है। इसी दौरान लाहौर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। कहाँ? लाहौर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए कौन? पटेल कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इसमें गांधी जी भाग लेने जाते हैं, लेकिन वहां की जो पब्लिक होती है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी होने से बहुत नाराज होती है। और उसी दौरान गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन
गांधीवाद नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी जी ने कब कहा था? तो लाहौर विशेष अधिवेशन में, लाहौर विशेष अधिवेशन में। इसी दौरान गांधी जी भाग लेने जा रहे थे और काला झंडा दिखाया गया था। उसके बाद एक आता है, हम लोग पढ़ते हैं नेहरू रिपोर्ट। अंग्रेजों ने भारतीयों को चैलेंज किया कि आप अपना संविधान बनाकर दिखाइए अगर आप इतनी सक्षम हैं तो इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग बनता है और उन्होंने कुछ सिफारिशें अपना रखी हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामियां रहती हैं कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट यानी अंग्रेजों के अधीन ही अपना शासन चलाना चाहते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में नेहरू आयोग की गठन होती है और इसका अध्यक्ष रहते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। इसमें बहुत सी मांगे रखी जाती हैं लेकिन उसमें प्रमुख मांग रहती है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। कुछ समय बाद कांग्रेस में ही मतभेद उत्पन्न होता है और लीग भी ये नहीं चाहती है। लोग कहते हैं हमको अब पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेट से काम नहीं चलेगा। उसको लाहौर अधिवेशन एक होता है दिसंबर 1929 में। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। कौन? पंडित मोतीलाल नेहरू के लड़के जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, इसको यहाँ पूर्णतः निरस्त घोषित कर दिया जाता है और एक ही लक्ष्य रखा जाता है, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का कहां से चालू होता है? लाहौर अधिवेशन से। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन से चालू होता है। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे निर्णय लिया जाता है। मध्य रात्रि में झंडा फहराया जाता है और निर्णय लिया जाता है कि अगले साल 26 जनवरी को यानी 1930 में हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तभी से 1930 से ही 26 जनवरी को एक परंपरा बन गई कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। अच्छा, इसी के याद में जो हमारा संविधान लागू बन गया, तैयार हो गया था 26 जनवरी 49 को, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण 1929 में डेट रखा गया था 26 जनवरी, इसी की सम्मान में हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये बात जानते हैं कि संविधान तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इस डेट को सम्मान को देखते हुए 26 जनवरी को लागू किया। ठीक। और इसी सम्मेलन में, लाहौर अधिवेशन में ही गांधी जी को एक अधिकार दिया जाता है, आप सविनय अवज्ञा चलाइए। गांधी जी को एक अधिकृत किया जाता है सविनय आंदोलन चलाने के लिए। तो गांधी जी सहमत हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन रहते हैं और प्रधानमंत्री रहते हैं इंग्लैंड के रंजे मैकडोनाल्ड। तो उनके समक्ष कुछ मांगे रखी जाती हैं जिससे 11 सूत्रीय मांगे के नाम से जाना जाता है। 11 सूत्रीय मांगे 31 जनवरी 1930 को गांधी जी द्वारा कहां रखी जाती है? लॉर्ड इरविन के सामने। और रंजो मैकडोनाल्ड, ये कौन है? रंजो मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और लॉर्ड इरविन कौन है? यहाँ के वायसराय हैं। 11 सूत्रीय मांगे रखते थे। 11 सूत्रीय मांगे में बहुत 11 मांगे थी। जैसे इसमें से पहले मांगी थी कि सेना के व्यय तथा सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती की जाए, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, पूर्ण शराबबंदी की जाए, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए, हथियार कानून में सुधार करके आत्मरक्षा हेतु भारतीयों को लाइसेंस प्रदान किया जाए, रुपया और स्टर्लिंग, ये देखिए रुपया कहीं और डॉलर दे देगा तुलना करने के लिए, लेकिन रुपया होता है रुपया स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग बराबर 1 पैसा किया जाए, वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए और भारतीय समुद्र तट केवल भारतीयों के लिए ही क्या किया जाए? आरक्षित किया जाए। और 11वां मांग थी कि नमक कर व नमक पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त किया जाए। ये 11 मांगे थी और गांधी जी ने ये किसके समक्ष रखी? इरविन के समक्ष रखी। लेकिन इरविन ने ये मांगे मानने से इनकार कर दिया, और ये मांगे इरविन के यहाँ रखी थी। और किसके माध्यम से पहुंचाई थी? तो उनका एक पत्र आता था, गांधी जी का पत्र यंग इंडिया में इसका उल्लेख किए थे। 11 सूत्रीय मांगों का गांधी जी द्वारा किस पत्र में उल्लेख किया गया? यंग इंडिया। किसमें? यंग इंडिया में। लेकिन इरविन ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला और इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चालू किया जाता है। किसके माध्यम से? तो दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को चालू होती है। कहां से? साबरमती आश्रम से चालू होती है दांडी यात्रा और दांडी पहुंचती है 6 अप्रैल 1930 को। ये 78 अनुयायियों के साथ चलते हैं और 240 मील। साबरमती से दांडी की दूरी 240 मील। कितने साथ रहते हैं? 78।
यानी 78 प्लस 1 भी कह सकते हो, 78 इनके सहयोगी और एक गांधी जी, तो टोटल कितने 79 लोग हो गए। और यहाँ 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है। इस दौरान अब अगला आता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इंग्लैंड में एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसका नाम दिया जाता है गोलमेज, और पहली बार था तो इसलिए प्रथम हो गया। गोलमेज मतलब एक गोलमेज हो, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है, सभी उस गोलमेज के चारों तरफ बैठे होंगे, सबका मुंह सबके सामने होगा और सब अपनी बात कहेंगे। तो गोलमेज सम्मेलन होता है या पहली बार होता है, इसलिए अब हम लोग जान रहे हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया। तो गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर, बोलिए 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। ठीक, इसमें कांग्रेस का कोई सदस्य भाग नहीं लेता है, इसमें कांग्रेस के कोई सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन 89 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं, जिसमें कांग्रेस के कोई भी नहीं थे। इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं? 89, 89 लोग भाग लेते हैं। इसमें से कांग्रेस का कोई नहीं होता है। हिंदू महासभा भाग लेती है, उदारवादी कुछ लोग भाग लेते हैं, मुस्लिम लीग भाग लेते हैं, सिख संगठन के लोग भाग लेते हैं, सिंह संगठन में सरदार पूर्ण सिंह भाग लेते हैं, एंग्लो इंडियन भाग लेते हैं केटी शाह, दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लेते हैं, और एकमात्र ऐसे नेता हैं दलित भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ, तीनों में भाग लिए। कौन? अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। देसी रियासत के 16 राजाओं ने भी भाग लिया था, लेकिन इसमें कौन भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। उसके बाद मैकडोनाल्ड द्वारा इरविन से कहा जाता है कि नहीं, गांधी जी से आप बातचीत कीजिए। तो गांधी जी से बातचीत होते हैं और गांधी इरविन समझौता के नाम से ये जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है, बातचीत होती है, और बातचीत के अंतर्गत एक समझौते के निर्णय पर हम लोग गांधी जी और इरविन पहुंचते हैं। कब? 5 मार्च 1931 को। डेट याद रखेंगे कब? 5 मार्च 1931 गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, और समझौते के अंतर्गत ये लिया जाता है कि नहीं, इरविन गांधी जो द्वारा जो 11 सूत्रीय मांगे रखी गई थी उनकी बातों को मानेंगे, और ये गांधी जी भी करते हैं कि नहीं, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करता हूं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा तो उसमें भाग लेंगे। इस समझौते के अंतर्गत होता है ये समझौता। और इसी समझौते में सरोजिनी नायडू ने कहा था गांधी और इरविन के मिलन को 2 महात्माओं का मिलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और समझौते के अनुसार गांधी जी इसमें कांग्रेस की तरफ से भाग लेने जाते हैं। और किस जहाज से भाग लेने जाते हैं? राजपूताना जहाज से। गांधी जी लंदन जाते हैं, और इस दौरान भारत में वायसराय कौन आ जाता है? वेलिंगटन होते हैं। भारत में वायसराय बनकर वेलिंगटन आते हैं, और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। लेकिन वहां ऐसा समझौता हो पाता है, समझौता कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं, गांधी जी अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं और वापस चले आते हैं। एक तरह से देखा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा, और गांधी जी पुनः भारत वापस आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं। कब से? 3 जनवरी 1932 से चालू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया जाता है? तो 7 अप्रैल 1934 को। अंतिम रूप से कब वापस? 7 अप्रैल 1934 को। 3 जनवरी 1932 को चालू करते हैं, अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को। अच्छा, उसी दौरान अब क्या होता है कि रेंजो मैकडोनाल्ड है तो एक सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड जिसे कहते हैं 16 अगस्त 1932 को जारी करते हैं। गांधी जी इसके खिलाफ अनशन पे बढ़ जाते हैं। कहां? 20 सितंबर 1932 से गांधी जी अनशन चालू कर देते हैं। और कैसा अनशन? आमरण अनशन, मरने तक। इससे कांग्रेस के नेताओं में बहुत खलबली मच जाती है, और गांधी जी नहीं चाहते हैं कि गांधी जी अनशन पे रहें। गांधी जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगता है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद और अन्य नेताओं द्वारा प्रयास से क्या होता है? पूना पैक्ट, जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट, यानी पूना जगह पैक्ट समझौता 24 सितंबर 1932 को। किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता आता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता कब होता है? 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को किस समझौते के नाम से जाना जाता है? पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी द्वारा आमरण अनशन 26 सितंबर 1932 को वापस ले लिया जाता है।
और ये पूना पैक्ट गांधी जी उस दौरान पुणे के यरवदा जेल में बंद थे। वो जेल में ही आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। कहाँ थे? यरवदा जेल में। यरवदा जेल में ही वो अनशन में बैठे हुए थे। वहां पे राजेंद्र प्रसाद और सहयोगियों द्वारा 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता कराया जाता है, जो इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस डेट को याद रखिएगा। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी अपना आमरण अनशन तोड़ते हैं और इंग्लैंड में तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हो जाता है। कब? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। और इसके बाद एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है और इसी के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होता है। भारत शासन अधिनियम 1935। और इस 35 जो अधिनियम पारित होता है उस समय वैसा कौन रहता है? तो लॉर्ड वेलिंगटन रहते हैं। ठीक, तो आज यहाँ हम एक देखें, यहाँ से स्वराज पार्टी से लेकर 1935 तक, और शेष जो बच रहा है इसके अगले पार्ट में हम तीसरे पार्ट आएगा। तीसरा और अंतिम पार्ट हुई होगा। ये दूसरा पार्ट था, इससे पहले वाला पार्ट है उसको देखिएगा। ये दूसरा पार्ट है, एक और पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।